और अनुवाद विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिवादन है। हम जानते हैं कि अनुवाद आज के दौर में, आज के समय में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में, माध्यम के रूप में, एक विधा के रूप में सम्मानित होने वाली विधा है। वैश्विक स्तर पर अनुवाद के प्रति जो दृष्टि परंपरा से हमें दिखाई देती थी, उसमें एक परिवर्तन आया, एक बदलाव आया। अनुवाद और अनुवादक के प्रति एक सामाजिक प्रतिष्ठा, इसमें अंतर आया और अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान को आत्मसात करने में, प्रचारित प्रसारित करने में अनुवाद की भूमिका को बार बार रेखांकित किया जाने लगा। निश्चित रूप से अनुवाद ने अनेक अनुशासनों में अपनी महत्ता को, अपनी उपादेयता और प्रासंगिकता को उद्घाटित किया है। अनुवादकों ने अपनी श्रम साधना से, परकाया प्रवेश की इस साधना के माध्यम से यह सिद्ध किया कि यदि हमें विश्व की रेस में, प्रतियोगिता में उनके साथ चलना है, उनसे आगे निकलना है, तो हमें अपने ज्ञान को, अपनी पारंपरिक जो ज्ञान परंपरा है उसको और आधुनिकता को हमें निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। उनका पुनर्उद्घाटन, पुनर्प्रकाशन करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से हमने अनेक क्षेत्रों में अनुवाद की महत्ता को रेखांकित किया। आज साहित्य में, शिक्षा में, मनोरंजन में, चिकित्सा में, व्यवसाय में, तकनीक में, उद्योगों में, प्रौद्योगिकी में, बैंक और बीमा में, वित्त और वाणिज्य में और इसी तरह के अन्य अनेक अनुशासनों में, विषय क्षेत्रों में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इन सब के साथ साथ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया, जो रोजी रोटी की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, बल्कि कहें कि नौकरी की दृष्टि से, आजीविका की दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बना, वो कार्यालयीय अनुवाद या प्रशासनिक अनुवाद बना। क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और कार्यान्वयन के लिए जो प्रावधान किए गए, उनमें अनुवाद को एक सशक्त विधा के रूप में, एक माध्यम के रूप में स्थान मिला। इसीलिए द्विभाषिकता, इस पर बल दिया गया। और शासन प्रशासन में यदि हिंदी में, क्योंकि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, यदि हिंदी में समस्त कार्यों का निष्पादन करना है और प्रशासन की या कार्यालय की भाषा के स्वरूप, उसकी शब्दावली, उसके पदनाम, उसके विभागों के नाम, अनुभागों के नाम और इस सब के साथ साथ प्रशासन में जिन सामग्री का, जिस प्रकार की सामग्री का अगर अनुवाद करना है, तो उनमें प्रतिवेदन भी हैं, वार्षिक प्रतिवेदन हो, समितियों के प्रतिवेदन हो, सामग्री का संक्षेपण हो, पल्लवन हो, प्रारूप बनाने हो, पत्र बनाने हो, रबर की मोहरें बनानी हो, बैनर बनाने हो, लेटर हेड बनाने हो, इन सब में द्विभाषिकता अनिवार्य की गई है। इसमें राष्ट्रपति के आदेश भी हैं, इसमें संविधान के प्रावधान भी हैं। भले ही इन प्रावधानों में संशोधन, संवर्धन हुआ हो, परिवर्तन हुआ हो,
किंतु मूलभूत जो अपेक्षा आवश्यकता है द्विभाषिकता की, अनुवाद की, हिंदी में कार्य निष्पादन के लिए अनुवाद पद्धति की सहायता की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इस अनुवाद का एक प्रतिफल यह है कि बरसों अंग्रेजी ऊपर और हिंदी नीचे रही, किंतु अब विगत कुछ वर्षों में एक सुखद परिवर्तन हुआ कि हिंदी ऊपर हो गई और अंग्रेजी नीचे आ गई। अपेक्षा आवश्यकता वर्तमान व्यवस्था की यह है, जो कि समुचित भी प्रतीत होती है। अब कम से कम 8 दशक की आज़ादी के बाद यह जो अपेक्षा है, यह परिवर्तन, इसकी अत्यंत आवश्यकता भी है। अब अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद प्रचुर मात्रा में हो गया, कई साल हो गया, और पुरानी अंग्रेजी की उपलब्ध फाइलों से कॉपी करके, देख के प्रारूप बनाना, रिपोर्ट बनाना, टिप्पण लिखना, ये परंपरा भी बहुत हो चुकी। अब हिंदी में मौलिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। एक परिपाटी हमारे सामने बनी हुई है। प्रशासनिक जो भाषा और उसकी मर्यादा है, उसकी औपचारिकता है, उसके स्वरूप और प्रारूप को हम देख चुके हैं, जानते हैं। अब ज़रूरत यह है कि मूल रूप से, मौलिक रूप से हिंदी में कार्य हो और आवश्यकता पड़ने पर उसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हो। ऐसा होने से एक लाभ ये होगा कि हिंदी के प्रति, अनुवाद के प्रति जो प्रश्न चिन्ह लगते थे, जो संशय व्यक्त किए जाते थे, उनसे मुक्ति होगी। इसलिए अंग्रेजीदा मानसिकता के लोगों को भी ये ज्ञात होना चाहिए कि अनुवाद उतनी सरल विधा नहीं है। ये साधना सापेक्ष है, ये थोड़ी कठिन, क्योंकि 2 भाषाओं के अंतरण का मामला जो है ये उतना सहज नहीं है जितना प्रतीत होता है। ऐसा मान लिया जाता है कि जो अंग्रेजी में लिखा है या सोर्स लैंग्वेज में लिखा है उसे टारगेट लैंग्वेज में अंतरित करने में अनुवादक को कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि मूल रूप से सब कुछ तो एक भाषा में उपलब्ध है, केवल भाषा बदलनी है, ऐसी एक धारणा बनी है। लेकिन वस्तुतः ये धारणा बड़ी भ्रामक है, बहुत गलत है। जो अनुवाद करते हैं वही जानते हैं कि अनुवाद की प्रविधि, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद की चुनौतियाँ क्या हैं। कहा भी जाता है जिसके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अनुवाद दूसरे के गर्भ को धारण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, एक महत्वपूर्ण विधा है, और ये वेदना वही जानता है जो इसे धारण करता है। इसलिए मित्रों, प्रशासन के अंतर्गत या कार्यालयी सामग्री के अनुवाद के संदर्भ में अगर हम विचार करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व हमारे सामने आता है, प्रशासन की शब्दावली। ये जो शब्दावली है, इसको निर्धारित करने का, इसकी निर्मिति का दायित्व भारत सरकार ने सन 1961 में गठित एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था है, जिसको वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जाना जाता है। ये CSTT, ये जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बनाने वाली संस्था है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इसी का हिंदी में नाम हुआ वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। ये जो शब्द हैं, वैज्ञानिक, तकनीकी, शब्दावली, आयोग, ये सब अनुवाद की देन है। कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, तो शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके फिर उसका विन्यास हिंदी की प्रकृति के आधार पर तैयार किया गया। ये जितने शब्द हैं, जैसे कार्यालयी है, प्रशासनिक है, या प्रोसेस है, या पद्धति और परिपाटी है, या जितने पद नाम, विभागों के नाम हैं, अनुभागों के नाम हैं, इन सब में हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी की शब्दावली के समतुल्य हिंदी
के समतुल्य और सममूल्य शब्दों को बनाने का कार्य, ये दायित्व ये CSTT को दिया गया। ये संस्था सन 1961 में गठित हुई और प्रारंभ में इसको जो लक्ष्य दिया गया वो दिया गया कि हिंदी की अवधारणात्मक शब्दावली बनाई जाए और धीरे धीरे ये अवधारणात्मक शब्दावली हिंदी के साथ साथ फिर अन्य भारतीय भाषाओं में भी निर्मित हो। इस संस्था ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। 1961 से अगर हम देखें तो लगभग 65 साल हो गए और इन 6.5 दशकों में आयोग ने अंग्रेजी से हिंदी कंसेप्चुअल या अवधारणात्मक जो शब्दावली बनाई वह लगभग 9 से 10 लाख शब्द बना दिए हैं। अगर अद्यतन उपलब्धियों पर विचार करें तो 9 से 10 लाख शब्द हिंदी के जो विभिन्न अनुशासनों के, शासन प्रशासन की तमाम सामग्री के अनुवाद के लिए तैयार किए गए शब्द हैं। और समस्त भारतीय भाषाओं में जो शब्दावली बनाई गई है, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, ये जो 8वीं अनुसूची की 22 भारतीय भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं में अब ये अवधारणात्मक शब्द बनाने का सिलसिला चल निकला है। संस्कृत में मूल रूप से, फिर उसके बाद समस्त भारतीय भाषाओं में, तो अब तक 30 लाख पारिभाषिक शब्द ये आयोग बना चुका है। स्वाभाविक है कि अगर हमें विश्व के ज्ञान को आत्मसात करना है, अद्यतन अधुनातन खोजों की शब्दावली से, अनुशासनों की शब्दावली से अवगत होना है, वो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी हो, उनको हमें हिंदी और भारतीय भाषाओं में उसी अवधारणा के साथ निर्मिति करते हुए, अंतरित करते हुए उपस्थित कराना है। यही भारत के चहुमुखी और बहुमुखी विकास का, शिक्षा में आधुनिकता का, आधुनिकीकरण का, और सबसे बड़ी बात यह कि यदि हमें भारतीय भाषाओं में हिंदी और अन्य हिंदी इतर भारतीय भाषाओं में यदि वैश्विक ज्ञान से अवगत कराना है इन भाषा भाषी समुदाय के लोगों को, नागरिकों को, भारतीयों को, तो स्वाभाविक है कि जो अवधारणात्मक शब्द हैं उनके बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता। इसीलिए 30 लाख पारिभाषिक शब्द ये भारतीय भाषाओं में अभी तक बन चुके हैं और ये सिलसिला, ये प्रक्रिया सतत है, जारी है और इस पर काम चल रहा है। मूलभूत जो बात है वो ये कि शब्द में और शब्दावली में अंतर है। शब्दावली जो निर्मित की जाती है, आयोग जिसका निर्माण करता है, अनेक भाषाविदों, विषयविदों, शासन प्रशासन विदों की सहायता से अलग अलग अनुशासनों की समितियां बनती हैं, चर्चा परिचर्चा होती है, विमर्श होता है, उसके अंग्रेजी में उपलब्ध अवधारणा के समतुल्य हिंदी में या भारतीय भाषाओं में शब्दों का निर्माण होता है। ये साधना सापेक्ष प्रक्रिया है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्य है जो शब्दावली आयोग देश में उपलब्ध अनेक विद्वानों की मदद से, उनकी सहायता से इस कार्य का निष्पादन करता है। तो इस तरह कार्यालयी भाषा की अपनी एक सुनिश्चित पद्धति है भाषा निर्माण की, उसके सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों का उल्लेख जो है वो शब्दावली आयोग ने जो प्रशासनिक शब्दावली बनाई, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, उसके प्रारंभ में या अन्य अनुशासनों की शब्दावली के संग्रह जो तैयार किए, उनके प्रारंभ में उन सिद्धांतों से भी अवगत कराया। यह पद्धति या परिपाटी जो है शब्दावली निर्माण की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसी के दिशा निर्देश के आधार पर, प्रयोग अनुप्रयोग के आधार पर ये शब्दावलियाँ बनाई भी जा रही हैं। अंग्रेजी में यदि प्रयुक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिसको रजिस्टर्स कहते हैं, और उसकी एक परंपरा है, क्योंकि 150-200 वर्ष तक अंग्रेजी में काम हुआ, उससे पहले फारसी में काम हुआ, राजभाषा फारसी थी, फिर उसके बाद राजभाषा अंग्रेजी हो गई। तो अंग्रेजी की
जो टिप्पणियाँ हैं, जो प्रयुक्तियाँ हैं, जो मुहावरे हैं, शासन प्रशासन के भी मुहावरे लोकोक्तियाँ होते हैं, संसद की भी जो प्रयुक्तियाँ हैं या जो इडियोमेटिक यूसेज हैं, प्रोवर्ब्स हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उनके भी संग्रह संसद के प्रकाशनों में वो उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह की प्रयुक्तियों के समतुल्य हिंदी में प्रयुक्तियों का निर्माण मूलतः इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि मूल के यानी स्रोत भाषा के कथ्य में, भाव में, मंतव्य में अनुवाद के बाद कोई अंतर ना आ जाए, न कुछ छूटे। इसलिए अनुवाद में कहते हैं ना कुछ छोड़ो ना कुछ जोड़ो। तो न तो कुछ मूल भाव से छूटना चाहिए, न कुछ जुड़ना चाहिए। ऐसी अनेक प्रयुक्तियों के समतुल्य हिंदी में प्रयुक्ति निर्माण का जो मूल आधार है, उसकी जो आधारशिला है, वो शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित ये शब्दावली संपदा है। जैसे द प्रपोजल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब इसमें जो शब्द आ रहे हैं प्रपोजल, उसके लिए आयोग ने प्रस्ताव शब्द बनाया, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्वतः स्पष्ट ये शब्द उसके लिए बना। इसलिए इसे मान लिया जाए, इसे स्वीकार कर लिया जाए, तो स्वीकृति के लिए एक्सेप्टेंस शब्द बनाया। अब ये जो शब्द हैं ये हिंदी में यानी अंग्रेजी की ये शब्दावली प्रपोजल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक्सेप्ट या रिकमेंडेड, ये तमाम तरह के फॉरवर्डेड, ये जो शब्द हैं इनके समतुल्य हिंदी में शब्द जो बने, उनके आधार पर फिर हिंदी की प्रयुक्तियों का निर्माण किया गया। इसलिए द प्रपोजल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसके लिए बनाया। प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है या स्वतः स्पष्ट है, और इट मे बी एक्सेप्ट, इसे स्वीकार कर लिया जाए, इसे मान लिया जाए। भाव वही है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके लिए निर्धारित मानक शब्दावली को उसकी एक रूपता के साथ ही प्रयोग में लाने की आवश्यकता होती है। अब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डिले इन रिटर्निंग द फाइल इज रिग्रेटेड। अब स्वाभाविक है, अंग्रेजी में तो बात बड़ी स्पष्ट है, दिखाई दे रही है, और अंग्रेजी में काम करते करते बरसों से अंग्रेजीदा मानसिकता के लोगों को ये सरल भी लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा कोई भी कठिन और सरल होती नहीं है। भाषा तो परिचित और अपरिचित होती है। प्रयोग में आते आते मनोमस्तिष्क के सामने उपस्थित होते होते वो सरल लगने लगती है। और किसी भी भाषा के किसी भी शब्द को यदि हम प्रयोग में लाएंगे ही नहीं या पहली बार उसका प्रयोग करेंगे, तो हो सकता है कि नया होने के कारण थोड़ा कठिन प्रतीत हो, पर कठिन होता नहीं है। कठिन तो उसकी जो अभ्यास न होने, प्रयोग में न आने के कारण उसकी कठिनता प्रतीत होती है। तो डिले इज रिग्रेटेड, डिले इन रिटर्निंग दी फाइल इज रिग्रेटेड, अगर ये वाक्य है तो इसका सीधा अनुवाद हमने किया कि फाइल को लौटाने में हुई देरी के लिए खेद है। रिग्रेट के लिए खेद शब्द हमने स्वीकार कर लिया। इसी तरह इंक्वायरी में भी कंप्लीटेड एंड इट्स रिपोर्ट सबमिटेड एट एन अर्ली डेट। अब भाव अगर समझ में आ रहा है तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके लिए निर्धारित मानक शब्दावली के किसी भी अन्य शब्द का प्रयोग इसकी अनुमति नहीं है। आयोग ने जो मानक शब्दावली तैयार की है उसी को हमें हिंदी में प्रयोग में लाते हुए वाक्य विन्यास को, प्रयुक्ति को तैयार करना है। अब व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह की भाषा, किस तरह के वाक्य विन्यास, किस तरह की संरचना तैयार करता है। लेकिन इंक्वायरी के लिए जांच शब्द है, पूरी की जाए, जांच पूरी की जाए। इंक्वायरी में भी कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड के लिए पूरी कर ली जाए, संपन्न कर ली जाए, और रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत की जाए। एंड इट्स रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट शब्द हमने रखा है। और रिपोर्ट जब कभी किसी कमेटी की, किसी इंक्वायरी कमेटी की बनती है तो उसके लिए प्रतिवेदन भी है। और साहित्य में जब वही शब्द चला जाता है तो रिपोर्टाज हो जाता है।
तो इंक्वायरी में बी कंप्लीटेड एंड इट्स रिपोर्ट सबमिटेड एट एन अर्ली डेट, जितना जल्दी हो सके यथासंभव यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस तरह से वाक्य विन्यास बनाते हुए हमें उसकी सहजता का, उसकी स्वाभाविकता का, उसकी नैसर्गिकता का ध्यान रखना होता है। इसी लेखन पद्धति को हम टिप्पण लिखते हुए, प्रारूपण लिखते हुए, पत्र प्रारूप बनाते हुए, पत्र लिखते हुए, अनेक प्रकार के पत्र हिंदी में है, 16-18 प्रकार के पत्रों की चर्चा होती है। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, प्रतिवेदन है, ज्ञापन है, स्मरण है, आदि आदि। तो ये प्रतिवेदन, संक्षेपण, पल्लवन, इन सब में भी लेखन पद्धति इसी प्रकार की चलती है। वह जो प्रशासन की निर्धारित मानक शब्दावली है, एक रूप शब्दावली है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। प्रशासनिक सभी पत्रों में, चाहे वे आवेदन हो, पावती हो, स्मरण पत्र हो, अर्ध सरकारी गैर सरकारी पत्र हो, तार हो, टेलीग्राम जिसको कहते हैं, कार्यालयी आदेश हो, ज्ञापन हो, अधिसूचना हो, संकल्प हो, परिपत्र हो, कंप्लेंट लेटर शिकायत पत्र हो, और इसी तरह वित्त में, वाणिज्य में, बैंक में, बीमा में, वेतन में, इन सब विभागों से संबद्ध सामग्री हो, उन सब के लिए लेखन पद्धति यही रहती है, इसी का अनुपालन किया जाता है। जैसे ये कहा जाता है इस कार्यालय के पत्र संख्या इतने दिनांक इतने के द्वारा सूचना पहले ही भेजी जा चुकी है। अब ये वाक्य हमने बनाया अंग्रेजी के उस वाक्य को ध्यान में रखते हुए, सामने रखते हुए, इन्फॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट अंडर दिस ऑफिस लेटर नंबर इतना डेटेड इतना। तो इस कार्यालय के पत्र संख्या, अब ये जो अंग्रेजी की व्यवस्था है शासन प्रशासन की, उसको हम हिंदी में अंतरित करते हुए इस पद्धति, इस प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं। अब अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर नंबर इतना डेटेड इतना। कोई अधिकारी जिसका पत्र हमें प्राप्त हो रहा है हिंदी में, उस हिंदी के पत्र को देखें तो अंग्रेजी की इस वाक्य संरचना से हम उसकी तुलना करें तो हमें लगेगा बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए, इसके भाव को, इसके मंतव्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी की वाक्य संरचना तैयार की गई है। अंडरसाइंड के लिए अधो हस्ताक्षरित, जिसके नीचे हस्ताक्षर हैं, पत्र के नीचे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, वो अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, अधो हस्ताक्षरित को निर्देश हुआ है, इज डायरेक्टेड, उसको ये डायरेक्शन मिली है, ये निर्देश मिला है, तो अधो हस्ताक्षरित को निर्देश हुआ है कि आपके दिनांक इतने के पत्र संख्या इतने की पावती, ये जो पावती है ये रिसिप्ट है। यानी हम जानते हैं कि हमने किसी को पत्र भेजा और वहाँ से उसकी पावती हमारे पास वापस लौटती है। सरकारी व्यवस्था में तो इसकी अनिवार्यता है, अगर फाइल भेजी गई है तो पावती आनी चाहिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से आए, मौखिक रूप से आए, टेलीफोनिकली आए या लिखित में आए, कि आपकी फाइल जो भेजी गई है वो हमें प्राप्त हो गई है। तो एक्नॉलेज, डायरेक्टेड टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर नंबर इतना डेटेड इतना। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है उसमें जो शब्दावली है वो चाहे प्रयुक्तियों के संदर्भ में हो, पत्र और प्रारूप आदि के संदर्भ में हो, टिप्पणियों के संदर्भ में हो, या प्रतिवेदन आदि के संदर्भ में हो, या संक्षेपण प्रारूपण आदि के संदर्भ में हो, उन सब में उस शब्दावली को प्रयोग किया जाता है। उसी की एक रूपता को यथासंभव बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। यही उसके निर्देश भी हैं, शब्दावली आयोग की अपेक्षाएं भी हैं। इसीलिए मित्रों, कार्यालयी या प्रशासनिक कार्य और उसके अनुवाद द्वारा निष्पादन में निश्चित रूप से शब्दावली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।